पहला प्रश्न है, श्वेता अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश किस ओर संकेत करता है? सीखने के आकलन पर, सीखने के लिए आकलन पर, आकलन के लिए सीखना या आकलन का सीखना। तो पहले का आंसर है सीखने का आकलन। हमने जो जब हम भ्रमण पर गए थे, जब सरिता जो है अपनी कक्षा के बच्चों को भ्रमण पर ले जाती है, तो जब वो भ्रमण पर जाते हैं तो उस समय वो क्या सीखते हैं, वो जो सीखते हैं उसी का आकलन करना, मतलब जो सीखा है उसका आकलन करना। तो जो सीखा है तो सीखने का आकलन, तो पहले का पहला विकल्प सही हो जाएगा। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी मंद बुद्धि के बालक होते हैं या जो कम गति से सीखते हैं, जिन्हें सीखने में समय लगता है, उनके लिए टोड़ी शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रोत्साहन की व्यवस्था करनी चाहिए, या इनमें से सभी। तो जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए हमें प्रोत्साहन, पुनर्बलन, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, उनको जैसे कैसे उस माहौल में फिट किया जा सके, इन सभी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दूसरे का विकल्प हो जाएगा चौथा, इनमें से सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, ये तो निगेटिव सेंटेंस है तो गलत हो जाएगा। चुटकुले सुनाने चाहिए, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहिए। अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, हाँ, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए, नहीं, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। अब अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न कैसे करेंगे? हम बच्चों से उनका हाल चाल पूछ सकते हैं, उनका नाम पूछ सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पिछला काम किया है नहीं किया, ऐसे सामान्य वार्तालाप से हम वहाँ पर जो है अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करती है? सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम में जो अभिप्रेरणा क्या करती है, हमको सीखने की प्रेरणा देती है, हमको सीखने के लिए उत्सुक करती है। तो अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, तो इसका विकल्प हो जाएगा चौथा। निम्न में कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षणिक संस्थान ही मात्र ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त हो सकता है, या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, या सीखना एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। देखिए, अनधिगम भी सीखना है न, मतलब ना सीखना भी सीखना है। शैक्षणिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहाँ नहीं, सीख तो हम घर में भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम तो घर में सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, तो हर एक चीज़ हम संस्थान में सीखते हैं, यह आवश्यक नहीं है। तो इसका कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। और सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है ही, और सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, क्योंकि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे कि जो कि जॉन ड्यूवी जो थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताई थी। तो उन्होंने जो पाठ्यक्रम बताया था, तो वही हमारा लक्ष्य है कि हम जो पढ़ना चाहते हैं, हम जो याद करना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, वो क्या है, हमारा लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। 5 वर्ष का राजू अपने खिड़की से बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती, कड़कने की आवाज़ आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार एक घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऐसे आता है, राजू जो है एक बार वो खरगोश देखता है और बिजली चमकती है, फिर खरगोश के पास में आता है, उसके बालों का, वो भी जो सारे सवाल, इनका आंसर क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? ये पावलोव का है। और क्रिया प्रसूत और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसका है? ये कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, अब ये प्रश्न घुमा दिया, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? अगर यहाँ पर प्रश्न हो सामाजिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तब इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? खेल का मैदान। लेकिन यही प्रश्न अगर हो जाए कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तब इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकन या व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी या रचनावादी? तो ये जो है सीखने का सिद्धांत अवलोकन पर जो आधारित होता है वो होता है व्यवहारवादी। अगला प्रश्न, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने अब उससे कहा कि कमरे में बाहर जाओ, कोट को खूंटी पर टांग दो,
लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। अब प्रश्न एक दूसरा पूछ सकता है कि श्रृंखलागत अधिगम सिद्धांत दिया किसने है? तो श्रृंखलागत अधिगम सिद्धांत दिया है गुथरी ने। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक ने। तो न का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला, श्रृंखलागत अधिगम का। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। देखिए, जो इंद्रिय जनित अवस्था होती है तो जन्म से 2 वर्ष की होती है, उसमें व्यक्ति जो है इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। कोई ये बता सकता है कि पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कितनी वर्ष से किस वर्ष तक मानी गई हैं? धन्यवाद।